This conference will now be recorded. चलो पढ़ते हैं गाइस। सो यस्टरडे 6th चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? स्केलर प्रोडक्ट पढ़ चुके थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इक्वेशन को सब लोग जानते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2as। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला भी ले सकते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे? MAS, मास मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर जगह हो रहा है। ये 2 इधर चला गया डिनोमिनेटर में। MAS, MA का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर आपकी वॉल्यूम काफी लो है। मेरे यहाँ से फुल है। माइट भी नेटवर्क इश्यूज, ऐसा आना नहीं चाहिए। बाकी लोगों को कैसी लग रही है, समझा सकते हैं मुझे? प्लीज बताएं। सही है सर। ओके। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इक्वेशन ऑफ मोशन से आता है। यहाँ अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो v स्क्वायर बाय 2, u स्क्वायर बाय 2 और मास से मल्टीप्लाई करें तो mv स्क्वायर mv स्क्वायर, माइनस साइन बीच में, इक्वल टू as को भी हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे as। ये क्या बन जाएगा हमारा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा वर्क डन। तो ये क्या हुआ? हाफ mv स्क्वायर मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है? वर्क डन के। काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कहाँ इंक्लूड कर सकते हो आप? वर्क डन में। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? प्लीज लेट मी नो। एनी डाउट गाइस? कोई डाउट है क्या गाइस? बोलो प्लीज। मीन्स अगर कोई भी बॉडी, सुनना, एग्जाम्पल बोलता हूं मैं। कोई बॉडी ऑलरेडी ट्रैवल कर रही है कितनी वेलोसिटी से? इनिशियल u वेलोसिटी से। क्लियर है? मास उसका m। और पुश करने के बाद क्या किया आपने? पुश किया, फोर्स अप्लाई किया इस पे। फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट होके अगर बॉडी नई पोजीशन पे आ जाती है, मास m, वेलोसिटी कितनी हो जाती है इसकी? वेलोसिटी v। तो फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से बॉडी पे क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। वो वर्क डन किसके इक्वल होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो बाद वाली काइनेटिक एनर्जी है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट गाइस? कोई डाउट है किसी को? बोलो प्लीज। एनी डाउट? ये साइड में जो चीजें लिखी है इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नो आप। डाउट सर। कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। लक्ष्य का कल की क्लास कंटिन्यू की थी, कल की कॉल थी, तो मैं रिकॉर्डिंग कल वाली आज अभी क्लास के बाद भेज दूंगा ना। नो नीड टू वरी। ठीक है गाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? लेट्स मूव इट। तो वर्क डन को क्या लिख सकते हैं हम? वर्क इज डन बाय अ फोर्स, वर्क इज डन बाय अ फोर्स on the body over a certain displacement.
वर्क डन कब होगा? जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट काउंट होता है। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। कोई डाउट है तो बताएं, वरना क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6.2, समझें। इट इज वेल नोन दैट अ रेन ड्रॉप falls under the gravity and opposing resistance force। अब ग्रेविटी के टाइम पे रेजिस्टेंस क्या हुआ समझना अच्छे से, प्लीज पे अटेंशन। आराम से, अभी कुछ लिखना नहीं है आपको, तो ध्यान दें। कोई ड्रॉप अगर नीचे गिर रही है तो वो नीचे गिर रही है तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है उस पर? ग्रेविटी। ठीक है, mg जो लगता है वो ग्रेविटी फोर्स है, पर इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स या अपोजिंग फोर्स। ये अपोजिंग फोर्स क्या होता है? इसको बायोन्सी बोला जाता है। बायोन्सी वैसे लिक्विड्स में लगता है, बट अगर आप एयर को भी एक लिक्विड की तरह माने तो वाटर या लिक्विड के कंपैरिजन में बायोन्सी फोर्स एयर में कम लगेगा, बट डेफिनेटली लगता है। कम ज्यादा हो सकता है। समझ में आया? जैसे जब आप पानी पे अपना वेट लगाते हैं तो पानी भी वॉल्यूम डिस्प्लेस के अकॉर्डिंग आपको वॉल्यूम जितना डिस्प्लेस हुआ है उसके हिसाब से आपको बायोन्सी फोर्स देता है। समझ में आया? तो बायोन्सी फोर्स क्या है? रेजिस्टिव फोर्स। क्लियर? आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप। क्या कह रहा है? बाद वाला जो फोर्स है तो स्पीड ऑफ द ड्रॉप के प्रोपोर्शनल है। कंसिडर वन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। हाइट दे दी h 1 किलोमीटर, 1 ग्राम मास। वो ग्राउंड को हिट करने वाली कितनी स्पीड से? 50 मीटर पर सेकंड से। तो वर्क डन पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा एंड वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो ये अगर आपने स्क्रीनशॉट लेनी हो, मैं सब क्वेश्चन रिमूव करने वाला हूँ, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दें। एक सेकंड में रब कर देता हूँ गाइस, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आपने इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पहले। गाइस अब आगे ध्यान देते हैं। देखें, the change in kinetic energy of the drop is, काइनेटिक एनर्जी की ड्रॉप की काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? ड्रॉप पहले रेस्ट पर थी तो इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप की क्या है? 0, फाइनल वेलोसिटी v। इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? सिंपली हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। तो बॉल का मास पता है, मास इंटू 10⁻³ dr केजी में लेना है और वेलोसिटी लेनी है मीटर पर सेकंड में। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो माना क्या है यहाँ पे? ड्रॉप इनिशियली एट रेस्ट। समझा दिया। आगे देखें। assuming that g is constant, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट माना, कितनी वैल्यू से? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज mgh, मास ग्रेविटी इंटू हाइट। mgh कितना हुआ? 10 जूल्स। क्लियर है?
यहाँ तक की बात समझ में आई? वो वर्क पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये नहीं बताया, सिर्फ बोला है कि जी अगर एक कांस्टेंट है किसी बॉडी पे लग रहा है तो वो उसको mg, देखो इधर ध्यान देना, समझा रहा हूँ। ड्रॉप है, mg नीचे अप्लाई कर रहा है, वेट उस पर अप्लाई हो रहा है, क्लियर है, प्लस हाइट कितनी कवर कर रहा है वो इस फोर्स की वजह से, h हाइट कवर कर रही है ड्रॉप, वर्क डन कितना हो जाएगा mgh, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन कितना हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया h, फोर्स हो गया mg, वर्क डन हो गया mgh। कोई डाउट? आगे सुनते हैं। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पे अगर ध्यान दें तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ध्यान देना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इक्वल टू वर्क ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो अब ग्रेविटी कैसा काम कर रही थी या रेजिस्टिव क्या आने वाला है वो ध्यान देना। अगर मैं किसी चीज को उठा के ले जाता हूं तो mg के अगेंस्ट मैंने उसको हाइट इंक्रीज करवाई। क्लियर है? अगर कोई इस चीज को नीचे ला रहा हूं तो h क्या हो रहा है नेगेटिव है। समझ में आया? तो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या कैलकुलेशन होने वाली है ये चीज समझना बहुत अच्छे से। यहाँ पे अगर आपको रेजिस्टिव फोर्स निकालने को कहा जाए इस फॉर्मूले से तो रेजिस्टिव फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस डब्ल्यू जी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो कितना है अभी हमने निकाला 1.25 जूल्स। क्यों? बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज था? फाइनल जीरो, सॉरी इनिशियल जीरो, फाइनल 1.25 के हिसाब से। और ग्रेविटी का वर्क डन कितना है 10, तो इन चीजों का नेट रिजल्ट कितना है -8.75 जूल्स। तो अगर बॉडी को नीचे नहीं आना तो रेजिस्टिव फोर्स कितना अप्लाई होना चाहिए रेन ड्रॉप पे तब वो इक्विलिब्रियम रुक कर पाएगी? रेन ड्रॉप पे क्या हो रहा है देखना, इधर समझो, इधर ध्यान देना। ये रेन ड्रॉप नीचे आने की कोशिश कर रही है, इस पे ग्रेविटी तो नीचे फोर्स लगा रही है। अगर रेजिस्टिव फोर्स ऊपर लगना चाहिए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आ रहा है जो, ये दोनों फोर्सेस ऐड होते हैं Wg प्लस Wr, यस और नो? बट Wr किस में? नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि Wr किधर लगेगा? ऑपोजिट लगेगा। तो वो ग्रेविटी के ऑपोजिट क्या लगना चाहिए? -8.75। मतलब क्या आया? अगर 10 जूल फोर्स नीचे लग रहा है और 1.25 जूल अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है तो उनका नेट सम क्या आ जाएगा? रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा तब जाके बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगी। इस क्वेश्चन में किसको क्या समझ में नहीं आया प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। आराम से अनम्यूट Sir, sir, यस। delta kinetic energy is equals to Wg plus Wr, ये कैसा आया? वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है, बताता हूँ मैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे नाम दिया हुआ है ना, ध्यान देना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? जैसे सपोज करो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको रिक्वायर्ड हो तो, फिर मैं इन चीजों को रब कर दूं ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ।
स्क्रीनशॉट चाहिए हो तो ले लेना, बाकी मैं हटा रहा हूँ इसको। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। सुनना, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? सुनना, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि कोई भी बॉडी है, इस बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से क्या आ रहा है? सपोज करो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना एस, तो इस बॉडी की वेलोसिटी में क्या इंक्रीमेंट आया डिक्रीमेंट आया ये हमें नहीं पता। तो काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है जो भी चेंज काइनेटिक एनर्जी में आएगा वो इक्वल होगा नेट वर्क डन की वजह से। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नेटवर्क के इक्वल होगा। अगर मैं आप पे फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स की वजह से आप में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो सपोज करो अब अगर वो डिस्प्लेसमेंट में धक्का दूं आपको, जिस तरफ फोर्स लगाऊं उसी तरफ डिस्प्लेस हो रहे हो, तो पॉजिटिव वर्क है, नेट पॉजिटिव वर्क नेट काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाए। पर अगर मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं, रोकने की मतलब एक बच्चा, समझना इस चीज को, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है और इस स्टोन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, बट उसके अपोज करने के बाद में भी ये स्टोन क्या हो रहा है? आगे आ चुका है। तो इसका फोर्स इनटू ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ या सेम डायरेक्शन में हुआ, ये बता सकते हो क्या? अगेंस्ट। तो यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया वो नेट वर्क के इक्वल होगा। क्लियर है? नेटवर्क क्या होगा? पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, दोनों का सम। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी 1.25 तब आएगी जब ग्रेविटी, तो अगर ये 10 जूल वर्क और रेजिस्टिव फोर्स उसके अपोजिट -8.75 लगेगा, तब 10 और 8.75 का नेट सम आया 1.25, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। ये कहता है काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम Yes, है sir. प्लीज लेट मी नो। मैं एक चीज समझ में पूछूं? आया everyone? हाँ बोलो। सर अभी आप इस एग्जांपल में बता रहे थे ना कि अगर ये -8.75 जूल का अगर इसमें रेजिस्टिव फोर्स लगेगा तो जाके ये इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है? ओके, समझाता हूँ वापस। ठीक है, और किसी को भी कोई डाउट है तो एक साथ पूछ सकते हो, मैं एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर चाहिए तो मैं हटा दूं, मैं समझाऊंगा, है ना? और किसी को कोई डाउट पूछना है क्या? इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? सुनना, हमने ये कहा, हम जान गए कि ड्रॉप जो है नीचे कितना फोर्स से आ रही है? 10 जूल। ऊपर इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? 8.75। अगर नीचे वाले फोर्स को मैं पॉजिटिव मानूं तो ऊपर वाला फोर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बट बॉडी पे नेट फोर्स क्या लग रहा है या नेट वर्क डन क्या लग रहा है? जूल नहीं है, न्यूटन पर मीटर में जूल है ना। नेट वर्क डन क्या हुआ बॉडी पे? 1.5 जूल का प्लस में वर्क हुआ। मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी क्या कर रही है? डिस्प्लेस कर रही है, उसी डायरेक्शन में बॉडी पे क्या लग रहा है? वर्क डन हो रहा है। अब इक्विलिब्रियम क्या है समझना। इक्विलिब्रियम क्या है? सॉरी गाइस, ओके, इक्विलिब्रियम क्या है समझते हैं। इक्विलिब्रियम होता है बेटा, अगर 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगे
और 10 न्यूटन का फोर्स ही इधर से लगे तो बॉडी मूव नहीं करेगी। क्लियर है? दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। बट इस बॉडी पे क्या हुआ, फोर्सेस अनबैलेंस थे, एक तरफ से लगा इतना, एक तरफ से लगा इतना, तो 1.5 जूल जो था वो एक्स्ट्रा वर्क लगा उसके ऊपर एक तरफ से, तो ये 1.5 जूल उसके अंदर क्या लाया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेके आया। अगर ये कहने का मतलब अगर ये 1.5 जूल नहीं लगता तो बॉडी रेस्ट पे रहती। अभी कहने का मतलब है कि नेट फोर्स या नेट वर्क डन कितना आ रहा है, तो 1.5 जूल, तो सिर्फ 1.5 जूल की वजह से उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। बाकी वो बॉडी अगर जीरो होता ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नेट वर्क डन जीरो, तो बॉडी रेस्ट पे रह जाती, तो वो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता। अब आया समझ? Yes, sir. चलो आगे चलते हैं guys। वर्क, वर्क के बारे में बात करते हैं, सुनना इधर। वर्क के बारे में क्या कहता है, वर्क इज रिलेटेड टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और विच इट एक्ट्स। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से क्या होता है, वर्क डन दिया जाता है। जैसे कोई बॉक्स है, इस पर फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इस पर डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स की वजह से हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो बॉडी नई पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, ठीक है ना। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में तो काम कर नहीं रहे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, या तो फोर्स इनटू डी कॉस थीटा, या तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कॉस थीटा कंपोनेंट हो। इसलिए वर्क को ऑलवेज दिया जाता है एफ डॉट डी, इसका मतलब एफ डी कॉस थीटा, उनके बीच में जो भी हो उस थीटा के हिसाब से लिया जाता है। अगर उनके बीच में थीटा जीरो होगा मतलब दोनों एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर उस लड़के वाली बात की जाए, अगर वो होगा, देखना इधर, अगर ये बॉय ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और बॉडी अगर डिस्प्लेस इधर हो गई है, तो यहाँ एफ और डी के बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। तो सीधा इस फॉर्मूला में थीटा की वैल्यू लिख दो, क्या, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा है 180, इसका मतलब माइनस ऑफ एफ एस की जो भी वैल्यू जो पुट करोगे तो वर्क डन नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव है। और जब दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव होगा। दोनों परपेंडिकुलर होंगे, फोर्स में लगाऊं आप पे, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उसका कंपोनेंट वर्क डन कुछ नहीं होगा, 90 डिग्री cos 90 से जीरो हो जाएगा। कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, उस फोर्स की वजह से वर्क डन नहीं होगा, कोई और फोर्स लग रहा है। समझ में आई ये बातें? स्क्रीनशॉट लेना हो 2 मिनट वेट करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। सर यस, सर ये कॉस थीटा क्यों निकालते हैं? स्केलर प्रोडक्ट पता है क्या शिव? वापस यस मैं सर। पूछ रहा हूँ तो हाँ, स्केलर प्रोडक्ट पता है ना? इधर देख, कल ही बताया था वर्क एक स्केलर होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते हैं, तो इन दोनों के बीच में कॉस थीटा आता है, ये चीज कल भी समझेंगे। क्लियर है? ये दोनों वेक्टर हैं, इनका रिजल्ट क्या है, स्केलर है, इसलिए एफ डॉट डी इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा होता है। डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इसलिए स्केलर मिला है हमारा रिजल्ट, और एफ डी कॉस थीटा आता है। अभी समझ में आया? कल की बात याद आई कुछ? शिव बात याद आई कल की कुछ? यस सर, रिवाइज यस किया सर। करो इसको।
जिस दिन जो पढ़ते हो उस दिन ही रिवाइज करने की कोशिश करो। ओके गाइस, लेट्स मूव अहेड। The work done by the force is defined to be product of component of force in direction of displacement। दिखाई दे रहा है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसकी वजह से एफ डॉट डी की वजह से एफ डी कॉस थीटा रिजल्ट आ जाता है। कोई डाउट इसमें? अब वर्क डन नहीं होगा कब? द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो कभी भी बोला नहीं जाता कि वर्क डन हुआ है। फोर्स अप्लाइड ही जीरो हो तो भी वर्क डन नहीं हो सकता। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का जो एंगल है वो परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पे हो तो भी वर्क डन क्या होगा? जीरो। इधर डिस्प्लेसमेंट जीरो, इधर फोर्स जीरो, या उनका बीच का थीटा जीरो। तीनों ही केस में आपका वर्क डन क्या आएगा? जीरो। समझ आया? कोई डाउट? सर ये थर्ड पॉइंट में जो लिखा है ना, एग्जाम्पल फॉर द ब्लॉक मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ये वाला एक्सप्लेन करो ना। ओके, बताता हूँ। समझे गाइस? ओके, ध्यान देना इधर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हम कह रहे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? ब्लॉक मूविंग ऑन टेबल, ब्लॉक कहाँ मूव कर रहा है? टेबल के ऊपर मूव कर रहा है, तो उस पर फोर्स कौन सा लग रहा है? mg। ओके, पर देखना, इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा, आप अपने आप को भी ले सकते हो। आप कहीं बैठे हो तो आपका वेट लग रहा है, तो वेट क्या हुआ? mg, विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और अगर आपकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट डी। बट ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है मतलब इस फोर्स की वजह से वो वर्क डन नहीं हुआ। आपके ऊपर सिर्फ आपका वेट एक्ट कर रहा है, तो वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सिर्फ आपके वेट की वजह से आप किसी भी तरफ खिसके या डिस्प्लेस नहीं हुए हो। अगर डिस्प्लेस हुए हैं इस फोर्स की वजह से तो वर्क डन जीरो है। कोई और फोर्स होगा जो इस डिस्प्लेसमेंट के साथ मिलके वर्क डन कर रहा होगा। समझ आया? तो सुनो वापस, आगे और बता रहा हूँ। If we assume the moon's orbits around the earth is perfectly circular, then the earth's gravitational force does no work। समझो इस बात को भी। अगर परफेक्ट सर्कल में, सॉरी यहां से बनाता हूँ, एक सेकेंड। परफेक्ट सर्कल में अगर यहाँ पे क्या पूछा है? इफ द मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, यहाँ पे आपका अर्थ है और यहाँ पे कहीं पे आपका मून है जो ऑर्बिट करने वाला है। तो अगर कभी भी किसी पॉइंट पे आप देखें तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, यही होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मून पे जो लग रहा होगा अर्थ की वजह से, लेकिन मून जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में होगी। तो फोर्स के बीच में और मूवमेंट के डायरेक्शन के बीच में थीटा कितना आया? 90 डिग्री। तो इस फोर्स की वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि जिधर वो मूव कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, जिधर वेलोसिटी है, उसमें और फोर्स में एंगल क्या है? 90 डिग्रीज का है। इस फोर्स की वजह से वर्क डन नहीं होता। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ बता रखा है, देखो,
मून की जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंशियल है, इसकी वजह से अर्थ के फोर्स रेडियल लगता है इनवर्ट्स, तो उनके बीच में थीटा कितना है 90 डिग्री, तो वो कोई भी वर्क नहीं कर पाता है। अब ये बात समझ में आई आराम से? कोई डाउट है क्या इसमें? No doubt. और किसी को कोई प्रॉब्लम हो प्लीज आराम से पूछो। सुरेंद्र, निहारिका, लक्षिका, शेर, कोई भी डाउट लगे प्लीज डेफिनेटली आस्क फ्रीली। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी नाउ, वर्क कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये बताया था मैंने आपको। तो आज आपको इन सब के नोट्स भी बनाने हैं प्लीज, बाकी और जो न्यूमेरिकल हैं वो करने भी हैं। तो मुझे जो भी होमवर्क है आपका वो आप करके कॉपी में और मुझे फोटोज भेजोगे। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कब? अगर थीटा 0 से 90 के बीच में लाई करता है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। थीटा अगर एग्जैक्टली 90 है या 180 है, 90 से 180 के बीच में है तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आया? अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तो वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। 90 से 180 के बीच में वर्क डन क्या है? नेगेटिव। और एग्जैक्ट 90 है तो इसका मतलब क्या है? वर्क डन 0। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द डिस्प्लेसमेंट, जानते हैं आप सब लोग? फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? कभी भी डिस्प्लेसमेंट को अपोज करता है, मतलब वहां डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स में थीटा क्या हो जाएगा? 180। तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव। कॉस थीटा क्या होता है? 180 विच इज नेगेटिव। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ मुझे, जब मैं पूछूं आपसे कुछ क्वेश्चन। सर फिर से एक्सप्लेन दे दो। क्या बोलो? सर एक बार वापस बताना प्लीज। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रब करके बताया था, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो किसी को ले लो, नहीं तो मैं रब कर रहा हूँ। आई होप ले लिया स्क्रीनशॉट, अगर तो रब करते हैं। इधर देखें गाइस, क्या कहा गया आपको सुनना और समझना। इधर बता रहा हूं मैं, ध्यान देना प्लीज। अगर वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डी cos theta. If theta lies between 0 degrees to 90 degrees, ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो वर्क डन भी क्या आएगा? समझ आया? क्लियर? अब अगर थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाएगी तो cos 90 कितना होता है? 0। तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा? क्लियर? अगर थीटा होगा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो यहाँ पे cos थीटा क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए वर्क डन भी क्या होगा? नेगेटिव आएगा। तो क्लियर है? थीटा के कंडीशंस पे याद रखना है, 0 से 90 के बीच में थीटा है, वर्क डन पॉजिटिव। 90 डिग्री एग्जैक्ट है, वर्क डन 0। 90 से 180 के बीच में वर्क डन वुड बी नेगेटिव। अब समझ में आया? अब कोई डाउट है? यस सर। बोलो। क्लियर। अच्छा अच्छा।
सर वो किसी को फ्रिक्शन डाउट वाली बात क्या बोली थी वो बताना। वो बताता हूँ। जैसे एक बार इसको समझ लिया हो तो मैं नीचे स्क्रॉल कर लूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया अगर आपने, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर दूं। क्लियर है गाइस? स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो नीचे ड्रैग करते हो। फ्रिक्शन वाली बात क्या कही थी वो समझाता हूँ, ठीक है? इधर ध्यान देना। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, बॉडी डिस्प्लेस भी कर रही है इस डायरेक्शन में, क्लियर है? पर बॉडी पे फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है? फ्रिक्शन, स्मॉल है, पर फिर भी फ्रिक्शन उतना नहीं लग रहा, उसकी वजह से बॉडी क्या है? डिस्प्लेस तो कर रही है। क्लियर यहां तक? अब सुनना, अगर पूछा जाए कि वर्क डन कितना होगा बाय, सॉरी, वर्क डन कितना होगा बाय फोर्स एफ, अप्लाइड फोर्स द्वारा वर्क डन कितना होगा? तो अप्लाइड फोर्स क्या करेगा? एफ डी कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या होगा? 0 डिग्रीज, तो मीन्स वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? बट अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि वर्क डन क्या होगा बाय विच फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल कितना होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन में आप फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट को लोगे, लेकिन इनके बीच का कॉस क्या आएगा? 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज मतलब नेगेटिव। एफ और डी की वैल्यू कुछ भी हो वो रखोगे, तो बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से वर्क क्या हो रहा है? नेगेटिव, और अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क क्या हो रहा है? पॉजिटिव। तो ऐसे जिस फोर्स की वजह से पूछा जाए उस फोर्स की वजह से वर्क डन ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ एफ की वैल्यू रखेंगे कैपिटल एफ की, यहाँ स्मॉल एफ की। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से समझ में आई है। लेट मी नो गाइस। यस सर, क्लियर। लक्षिका, निहारिका, सुरेंद्र, शिव, किसी को भी कोई भी डाउट हो बिल्कुल अच्छे से पूछना। तो छोटा सा भी डाउट लगे मन में मत रखना, पूछो। जैसे आप बॉल ले रहे हो, आप बॉल को किक कर रहे हो, ठीक है? आपने बॉल को किक किया तो किसी ने पूछा कि वर्क डन बाय यू, सुरेंद्र की वजह से वर्क डन कितना हुआ? तो वर्क डन जो तो सुरेंद्र तो क्या होगा? सुरेंद्र का फोर्स, और बॉल भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रही है, वो दोनों रख के उनके बीच का थीटा 5 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, जो भी 90 से तो कम होगा, तो उसकी वजह से पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू, ठीक है? बट अगर वहीं पूछ ले कि फ्रिक्शन ने क्या काम किया हुआ, ग्राउंड पे खेल रहे थे हम, मिट्टी में खेल रहे थे, फ्रिक्शन ने बॉल को धीरे कर दिया, तो सुरेंद्र की फोर्स की बात ना करके पूछा जाए कि फ्रिक्शन ने क्या काम किया होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जितना भी लग रहा है वहां जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा होगा उसके हिसाब से एफ की वैल्यू पता होगी। एफ की वैल्यू कैसे पता होगी? सुनना, अगर किसी को ये भी कंफ्यूजन लग रहा है तो सुनो। इधर कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा? एमजी नीचे अप्लाई होता है, इधर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई होता है, तो एफ किसके बराबर होगा? कोफिशिएंट इनटू एन, म्यू जो भी दे रखा होगा इनटू एन करके फ्रिक्शन फोर्स निकाल लोगे। उस फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के थीटा को यूज करके वर्क डन निकालोगे। अगर वो 90 डिग्री से ज्यादा है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन अपोज कर रहा था उस बॉडी को मूव करने से, तो वर्क डन नेगेटिव है। तो सुरेंद्र का वर्क डन तो पॉजिटिव है,
मिट्टी का वर्क डन नेगेटिव है, नेट रिजल्ट सुरेंद्र का फोर्स ज्यादा था, इसलिए नेट वर्क की वजह से वो बॉल आगे चली गई। तो एक एक्शन में दोनों फोर्सेस, दोनों वर्क डन भी अप्लाई हो सकते हैं। यही हमें वर्क एनर्जी थ्योरम बताता है कि नेट काइनेटिक एनर्जी होती है, एक वर्क पॉजिटिव लग रहा है जो सुरेंद्र कर रहा है, एक वर्क नेगेटिव लग रहा है जो मिट्टी कर रही है उस बॉल के ऊपर, लेकिन नेट मिट्टी फिर भी आगे मूव कर रही है, बॉल आगे मूव कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स, नेट वर्क डन बाय सुरेंद्र इज मोर देन नेट वर्क डन बाय मिट्टी, और उस नेट वर्क डन के इफेक्ट की वजह से बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। अब ये बात समझ में नहीं आई हो किसी को तो पूछो ना, और स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट अगर ले लिया हो तो आगे सुनते हैं। एग्जाम्पल 6.3 करते हैं। तो आज की होमवर्क क्या है आपका, नोट कर लो। एग्जाम्पल 6.2, 6.3 प्लस वर्क एनर्जी थ्योरम, और जो स्क्रीनशॉट्स में मैंने वर्क एनर्जी के बारे में जो चीजें जो भी समझाई है वो सब आपकी कॉपी में थोड़ी सी थ्योरी के साथ होनी चाहिए। क्लियर है गाइस? मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजोगे कल क्लास से पहले, होमवर्क याद रखना, बार बार मत पूछना। क्लियर? अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। साइक्लिस्ट कम्स टू स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। साइक्लिस्ट यहाँ से चला, 10 मीटर से पहले साइक्लिस्ट रुक गया। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 मीटर। रोड लगा रही है साइकिल पे फोर्स, तो ऑब्वियसली वो क्या है, अपोजिंग फोर्स होगा ना। रोड आपको रोकने की कोशिश कर रही है तो अपोजिंग फोर्स है। तो पूछ रहा है वर्क डन कितना हुआ ड्यू टू रोड ऑन द साइकिल। तो दो स्टॉपिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज। तो कहने का मतलब क्या है, एफ डी कॉस थीटा, फोर्स लगा 200 न्यूटन का 10 मीटर के लिए, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हुआ, जैसे मिट्टी और फुटबॉल के बीच में था 180 डिग्रीज, तो वो कितना हुआ -2000 जूल्स। मींस वर्क डन इज नेगेटिव इन दिस केस। नेगेटिव वर्क डन का मतलब है वो साइकिल को रेस्ट पे लेके आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से। क्लियर? अब साइकिल कितना वर्क करती है रोड पे, अगर ये कोई पूछ ले तो अब ये आराम से समझना और सुनना। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है। तो साइकिल भी जब चले जा रही है ना, 10 मीटर से पहले तो रुक नहीं रही, 10 मीटर पे रुक रही, तो वहां जाके वर्क डन बराबर हो रहा है। और वहां तक क्या है, जो इंसान साइकिल चला रहा है उसका वर्क डन एक्सीड कर रहा है। क्लियर है? तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहा है 200 न्यूटन का। रोड अंडर गोज नो डिस्प्लेसमेंट, रोड कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रही, तो वर्क फोर्स तो लग रहा है, अभी भी फोर्स लग रहा है, रोड के ऊपर साइकिल की वजह से फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का। क्लियर है? बट रोड कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रही है ना, रोड तो वहीं की वहीं है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो गाइस यहाँ तक की कहानी क्लियर है आपको? यहाँ तक की चीजों को आप आराम से करेंगे, आराम से कोशिश करें। कोई डाउट लगे प्लीज कल भी पूछ सकते हैं मुझसे, आराम से फ्रीली। ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। आराम से जो आपको होमवर्क बताया गया है होमवर्क करना, कॉपी में लिखना, मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजना पर्सनल। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ। ओके, ठीक है, समझ में आया ना सब? होमवर्क कर लेना।